वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी पीसीएस बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस प्री का जो एग्जाम होने वाला था 17 मार्च को, इसको पोस्टपोन कर दिया गया और आरओ एआरओ का पेपर कैंसिल हो चुका है। तो जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है ये जुलाई के आसपास प्रस्तावित है, जबकि आरओ एआरओ का भी डेट स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि लगभग 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर लिया जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग देखें तो लगभग मिला जुला करके दोनों पेपर आसपास पढ़ने वाले हैं और दोनों का सिलेबस लगभग सेम सा है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। तो हम लोग एक ऐसे सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि ये सीरीज आपके आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस या फिर जितने भी एग्जाम है सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगी। अगर आप इस श्रृंखला को कंप्लीट देखते हैं तो आरओ एआरओ या फिर यूपी पीसीएस या कोई भी एग्जाम है उसमें हिस्ट्री के प्रश्न आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए इतिहास की तो आपको पता है कि इतिहास को हम 3 कालखंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, अगर प्राचीन भारत के इतिहास की बात करेंगे तो इसमें मुख्य तौर पर हिंदू राजाओं की बात की जाती है। वहीं पर मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुस्लिम राजाओं या मुस्लिम शासकों की बात चलती है। और जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है और स्वतंत्रता संग्राम चलता है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत क्या है इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बाद देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में जो दूसरा टॉपिक है पाषाण काल है। पाषाण काल के बाद सैंधव सभ्यता आपको पढ़ना होगा। इसके बाद वैदिक सभ्यता आएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव और वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, शाक्य संप्रदाय, है ना। इसके बाद देखिएगा महाजनपद का युग क्या था, इसे पढ़ना है। भारत पर विदेशी आक्रमण, है ना, ये चीजें पढ़ेंगे। फिर देखिए, और भी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, संगम युग हो गया, मौर्य वंश है, गुप्त वंश और गुप्तोत्तर वंश हो गया। इसके बाद सातवाहन वंश, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो गया, नंद वंश, पल्लव वंश, चालुक्य, कुषाण, चोल, राष्ट्रकूट, पाल वंश, है ना। और प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण तथ्य या फिर प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, प्राचीन इतिहास का लगभग पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा आसानी से। तो ये प्राचीन इतिहास हो गया, ठीक। इसके बाद वहीं पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे मध्यकालीन भारत की तरफ या मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो इसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलेगा। देखिए, इस्लाम का उदय, मतलब इस्लाम की शुरुआत कहाँ से होती है इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर अरबों का सिंध विजय। देखिए, जो अरबों का सिंध विजय मतलब जो अरब आक्रमणकारी आते हैं, सिंध पर हमला करते हैं, उनकी विजय कैसे होती है, उसके बाद की क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, भारत में क्या नए बदलाव होते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। देखिए, अगर अरब आक्रमणकारी की बात करें तो जो सबसे पहला सफल आक्रमण हुआ था ये 712 में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, है ना। इसके पहले भी कुछ आक्रमण हुए थे जो कि सफल नहीं हुए थे, तो उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। इसके बाद गजनवी और गोर राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, है ना। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल सत्ता स्थापित हो गया था। अब दिल्ली की बात करेंगे तो सबसे पहले दिल्ली वंश की या दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, ये किया था देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसके बाद जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। पहले गुलाम वंश, है ना, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। लोधी वंश होता है। फिर लोधी वंश के बाद क्या होता है, वहां पर लोधी को हरा करके जो बाबर होता है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। इसके बाद देखिए, जब यहाँ पे ये मतलब यही बताया गया कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, है ना, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद मुगल आएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं कि जो सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं साहित्य के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसमें सूफी और भक्ति आंदोलन क्या था इसके बारे में आएगा। फिर शेर शाह सूरी और यहाँ पर मुगल वंश। इसके बाद मुगल के बाद क्या होता है, देखिए मुगल वंश की बात करेंगे तो जो अंतिम प्रतापी शासक था, प्रतापी या फिर ऐसे समझ लीजिएगा कि जो मुगल का पतन जहां शुरू होता है 1707 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा मुगल नहीं होता है जो उतना शक्तिशाली रहे, जो साम्राज्य को आसानी से संभाल पाए। फिर वहां से मुगल सत्ता का पतन प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे पहले मराठा को उनका विद्रोह करते हैं। मराठा के बाद फिर क्या होता है, वहां पे जो विदेशी कंपनियां आई हुई थी ज्यादातर उनका
शोषण विदेशी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहाँ से इसके बाद देखिए सिख धर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य, इन सब चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर आकर के हम लोग का मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या होगा, समाप्त होगा। फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे आधुनिक भारत की ओर। तो देखिए आधुनिक भारत में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आधुनिक भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो अंग्रेजों का भारत में विस्तार है। देखो यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करेंगे तो जो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी ये पुर्तगाली कंपनी थी। आपने इससे पहले पढ़ा होगा वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आया था 1498 में। ठीक, पुर्तगाली के बाद क्या होता है, जब पुर्तगाली आते हैं फिर इसके बाद डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं। तो इस प्रकार यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं। पहले तो ये कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से आती हैं, फिर भारत की धन संपदा और यहाँ की आपसी फूट, जो स्थानीय शासक थे उनकी आपसी फूट का फायदा उठा करके धीरे धीरे ये सत्ता को प्राप्त कर लेती हैं। तो ये किस प्रकार से सत्ता प्राप्त करती हैं, इन सब का विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इसके बाद आगे दिया है, देखिए मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन, मतलब जो बताया गया कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल सत्ता का पतन होगा, तो वहां पे इसकी चर्चा होगी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल पर पूरी तरीके से शासन स्थापित कर लिया था, ये 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद युद्ध में क्या होता है कि उनको बंगाल की पूरी तरीके से दीवानी प्राप्त हो जाती। बंगाल कहने का मतलब है बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक में शामिल रहता है। देखिए अगर भारत के मैप पर अगर हम लोग देखेंगे, देखिए ये मान लीजिए भारत का मैप है ना, तो ये उस समय का ऐसे ही बंगाल हुआ करता था। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आज का जो बांग्लादेश है वो भी इसमें शामिल होता था। तो यहाँ पे इनकी पूरी दीवानी किसको प्राप्त हो जाती है, अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। 1764 में बक्सर का युद्ध। इससे पहले 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इनको 3 गाँव प्राप्त होते हैं, है ना। उन्हीं 3 गाँव की का राजस्व देख करके इनके मन में लालच आता है कि किसी भी तरीके से पहले पूरे बंगाल और उसके बाद भारत पर कब्जा स्थापित किया जाए। फिर इसके बाद देखिए जब ये लोग अपने ब्रिटिश कंपनी जो अपनी सत्ता को जब बढ़ा रही थी, अपने क्षेत्र का प्रसार कर रही थी, तो क्षेत्र के प्रसार में उनके सामने मैसूर आता है अड़चन के रूप में। फिर बाद में मराठे आते हैं, सिख से उनका युद्ध होता है ना। तो देखिए मैसूर और पंजाब क्षेत्रीय प्रांत जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एंग्लो मैसूरवाद वार, मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 2 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था हैदर अली ने, उसके बाद 2 उसके बेटे टीपू सुल्तान ने लड़ा हुआ था, है ना। इसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे, देखिए तो फिर यहाँ पर हम लोग चीज़ों को देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा। देखिए गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में देखेंगे। फिर आगे आएगा 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह की अगर बात करेंगे तो इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है ना। ये शुरुआत कहाँ से होती है, ये मेरठ से शुरुआत होती है ना, मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन इससे पहले आपको एक डेट मतलब याद रखना है, मंगल पांडे की जो घटना हुई थी, है ना, बैरकपुर छावनी में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे विस्तार से। फिर आगे दिया जातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, कि भारत में किस प्रकार से शिक्षा का विकास होता है। भारतीय प्रेस का विकास और समाचार पत्र। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया था 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था, है ना। इससे पहले भी कुछ छोटी छोटी संस्थाएं बनी थी, तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। फिर आगे और अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या डेटा दिया गया कि देखिए क्रांतिकारी आंदोलन एवं संगठन, की क्रांतिकारी आंदोलन कैसे चलता है। स्वदेशी आंदोलन है, मुस्लिम लीग है, मार्ले मिंटो सुधार हो गया, होम रूल लीग आंदोलन, है ना। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन पढ़ेंगे, उनके सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए फिर जब और आगे बढ़ेंगे तो और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन है ना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा। देखिए संविधान सभा, फिर इसके बाद क्या होता है आधुनिक संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए ये इतिहास का पूरा सिलेबस रहा दोस्तों। आपने एक एक पॉइंट सिलेबस का देखा है, आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि इतिहास में इतना अगर हम लोग पूरा डन कर लेते हैं तो यूपीपीएससी प्री का एग्जाम हो या फिर आरओ का एग्जाम हो या किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप चीज़ों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो जो हम लोग इतिहास पढ़ने के क्रम में शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास मतलब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, है ना, अंग्रेजों का भारत में विस्तार। तो चीज़ों को यहाँ से शुरू किया जाएगा। इसका महत्व थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए क्योंकि पेपर में यहाँ से कुछ ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास या फिर यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन।
चलिए दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों का भारत में जो आगमन होता है या फिर आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाए तो देखिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत धन संपदा से भरपूर एकदम राष्ट्र था। यहाँ पर सुख सुविधाएं या फिर जो भी कला था बहुत ही उन्नत किस्म का था। फिर होता क्या है कि 1498 ईस्वी में एक विदेशी यात्री पुर्तगाली, है ना, वो क्या होता है, पुर्तगाली जिसका नाम वास्को डिगामा होता है, वो भारत में आता है। भारत की धन संपदा देखते हैं, उसके मन में लालच आती है, उसको लगता है कि यहाँ से काफ़ी धन कमाया जा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, पुर्तगालियों के बाद फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडिश आते हैं। कई प्रकार की विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं जो लगातार भारत का शोषण करती हैं और अंत में भारत को गुलाम बना लेती हैं। और उसके बाद क्या होता है, कुछ क्रांतिकारी या फिर भारत के जो वीर सपूत थे वो लगातार युद्ध करते हैं और वहाँ कुछ जगह उनको पराजय देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि भारत के कुछ देशद्रोही थे या फिर गद्दार कह लीजिए, जिन्होंने भारत का साथ न दे करके, भारत के वीर सपूतों का साथ न दे करके अंग्रेजों का साथ दिया था क्षणिक लालच के लिए। तो इस वजह से उनकी कुछ क्रांतियां असफल होती है, लेकिन अंततः 1947 को भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो ये 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत में आए थे, क्या इनसे पहले इनका कोई लगाव था भारत से कि नहीं। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो गोदीवाड़ा का मतलब बंदरगाह, लोथल में बंदरगाह मिला है, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि भारत का यूरोप के साथ पहले से भी व्यापार था। लेकिन वो व्यापार जो था वो लैंड रूट से व्यापार हुआ करता था। लैंड रूट कहने का मतलब है कि ये स्थल मार्ग से व्यापार किया करते थे। अगर आप स्थल मार्ग से बात करेंगे तो वहाँ ब्रिटेन तक या फिर यूरोप तक जाने का रास्ता क्या था। भारत में देखिए, अब सबसे पहले इंडिया से वो लोग निकलते थे, या फिर मान के चलेगा कि यूरोप से निकलते थे। तो क्या पैटर्न था, जब इंडिया से निकले तो पहले पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आज है, पहले पाकिस्तान नहीं था। इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से जाते थे अफगानिस्तान, ठीक, फिर अफगानिस्तान से ये ईरान जाते थे, ठीक, फिर ईरान के बाद ईरान से ये इराक जाते थे, और इराक के बाद आगे क्या था, ये तुर्की में प्रवेश करते थे, और तुर्की में प्रवेश करने के बाद फिर आगे क्या होता था, ये यूरोप में एंट्री करते थे, ठीक। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि फिर मतलब इनको समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ी। देखिए, रास्ता क्या था, भारत से पाकिस्तान, पहले भारत और पाकिस्तान एक ही था, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, इराक, फिर तुर्की, और फिर लास्ट में यूरोप। अब 1453 में क्या होता है, 1453 की अगर बात करेंगे तो 1453 में जो उस्मानिया तुर्क होते हैं, मतलब उस्मानिया साम्राज्य होते हैं, तुर्क का मतलब वो रहता है। देखिए, उस्मानिया क्या करते हैं, वो मतलब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेते हैं। अब जो कुस्तुनतुनिया है ना, अगर कुस्तुनतुनिया की बात करेंगे, जैसे देखिए ये तुर्की है, मान लीजिएगा यहाँ पे ऐसे मान के चलेगा, ये तुर्की है ना, तुर्की को हम टी से लिखते हैं। इसके बाद ये पूरा यूरोप है, ठीक, ये पूरा यूरोप है, यूरोप को ई से लिखते हैं। और इनके बीच में देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर काला सागर है ना, और यहाँ पर मरमरा सागर है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा ऐसे ऐसे ही समझ के चलेगा। देखिए, ये तुर्की है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ भारत से निकल रहे हैं, ठीक, देखिए यहाँ पे मान लीजिएगा आप ऐसे भारत से निकल रहे हैं, इधर पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के बाद आप अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान, इराक, और फिर यहाँ पे तुर्की में एंट्री कर रहे हैं, ठीक। तुर्की, फिर तुर्की के बाद देखिए यहाँ पे काला सागर है ऊपर, और नीचे मरमरा सागर, और इनके बीच में जो जल संधि, इसको बास्पोरस की जल संधि कहते हैं, ठीक, बास्पोरस की जल संधि कहते हैं। और यहीं पर ये होता है कुस्तुनतुनिया, ठीक, कुस्तुनतुनिया ये रहे, ठीक, ये पूरा जो है कुस्तुनतुनिया है ना। अब क्या होता है कि जब तुर्क इस पर अधिकार कर लेते हैं कुस्तुनतुनिया पर, तो जो भारत से यूरोप में जाना था या यूरोप से भारत में आना था, ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे अधिकार कर लिए। अब ब्लॉक होने का मतलब क्या हो गया कि तुर्कों ने टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स जब बढ़ा दिया तो सामान उन्हें महंगा मिलने लगा, और वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो इस वजह से कीमतें लगातार भागती गई, और जो व्यापारी थे उन्हें नुकसान होने लगा। तो उन्हें एक ऐसे नए मार्ग की तलाश की आवश्यकता पड़ी, जिससे क्या हो जाए कि उनका ये जो व्यापार में नुकसान है उसकी भरपाई किया जा सके। फिर क्या होता है, उसी की खोज करने के लिए, है ना, उसमें स्पेन और पुर्तगाली आगे आते हैं। तो उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे कुछ डेट दिए गए, ये फैक्ट दिया गया, तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आगे करने का मतलब है, जब आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेंगे तो ये सब डेट आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक। तो देखिए, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यह है, भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली थे, ठीक है, पुर्तगीज लिखा है, मतलब पुर्तगाली थे। इसकी चर्चा अभी हम लोगों ने पहले भी किया था, मतलब अभी जस्ट आपको कुछ टाइम पहले बताया गया था कि जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके आने का क्रम क्या रहा था। देखिए, अगर क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, है ना। ये क्रम याद रखिएगा, कई बार इसको सेट करने के लिए भी दे दिया जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद आए थे ब्रिटिश, ब्रिटिश कहने का मतलब है अंग्रेज आए थे, है ना।
इसके बाद ब्रिटिश के बाद आए थे डेनिस, है ना, और फिर डेनिस के बाद और आगे बढ़ेंगे तो फ्रांसीसी आए थे, और फ्रांसीसी के मतलब यहाँ पे मैं खाली फ्रांस लिख दे रहा हूँ, और इसके बाद आए थे स्वीडिश। ठीक, इतने लोग आए थे। ठीक, इतनी यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और ये सबसे बाद में गए थे, ये भी तथ्य आपको याद रखना है। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे, और जो डच थे ये सबसे पहले चले गए थे, है ना। आप बेदरा का युद्ध पढ़ेंगे तो वहां से ब्रिटिश क्या करते हैं, डचों को पूरी तरीके से भारत से बाहर कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे पुर्तगाली कैसे आते हैं। अब देखिए पुर्तगाली इसलिए पहले आते हैं क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल में जो शासक थे उनका सहयोग इनको मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज थे, इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। यहाँ पे स्वीडिश का जिक्र नहीं किया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए क्रम हो गया। इन यूरोपियों में यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, परंतु इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। देखिए जो अंग्रेज थे ना, ये आए थे डच के मतलब बाद में, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी है। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे चीजों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या फैक्ट दिया गया, प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए। देखिए यहाँ पे यही चर्चा किया गया कि प्राचीन काल में जो यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध है यूनानियों के साथ आरंभ हुए। मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई मार्गों से होता था। देखिए मध्यकाल में जो व्यापार था कई मार्गों से था। एक मार्ग फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था, वहां से फिर इराक और तुर्की होकर जमीन के रास्ते एवं आगे समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा तक जाता था। तो यही चर्चा यहाँ पर किया गया। एक दूसरा मार्ग लाल सागर, देखिए यहाँ पे लाल सागर की बात किया गया, लाल सागर से होकर मिस्र के सिकंदरिया तक स्थल मार्ग और वहां से समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा पहुंचता था। एक तीसरा मगर कम प्रचलित थल मार्ग भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दर्रों से होकर मध्य एशिया, रूस और बाल्टिक सागर को पार करते हुए जाता था। तो यहाँ पे रास्तों की बात किया गया कि किन किन रास्तों से भारत और यूरोप के साथ व्यापार हुआ करता था। ठीक, देखिए यहाँ पर आगे दिया, इस तरह भारत को यूरोप से मिलाने वाले दो प्रमुख समुद्री मार्ग थे। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होकर एवं द्वितीय मार्ग लाल सागर से होकर। देखिए अगर भारत को यूरोप से मिलाने की बात करेंगे तो यहाँ पे दो समुद्री मार्ग है। पहला क्या है, फारस की खाड़ी से होकर जा रहे हैं, और दूसरा कहाँ से, ये लाल सागर से होकर जा रहा है। इसमें फारस की खाड़ी वाला मार्ग ज्यादा प्रचलित था क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कोहरे के कारण दुष्कर था। देखिए इसमें भी सबसे ज्यादा प्रचलित कौन था, सबसे ज्यादा प्रचलित था जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग है। क्यों, क्योंकि लाल सागर के मार्ग में जो था कोहरे के कारण ये दुष्कर हुआ करता था। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतावली व्यापारियों के एकाधिकार में था। तो इसको भी याद रखना कि एशिया का जो अधिकांश व्यापार था ये अरब वासियों के हाथ में था, और जो भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार था ये इतावली व्यापारियों के हाथ था, एकाधिकार में था। यह व्यापार पूर्वी देशों के गर्म मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए गर्म मसालों की बात करेंगे ना तो जो यूरोपीय कंपनी, जैसे ऐसे समझिए आज के समय में मान के चलिए जो मांस है ना, मांस को प्रिजर्व करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मतलब ठंडी जगह पे उसको रखा जाता है स्टोर करने के लिए। लेकिन पहले क्या था कि वो लोग गरम मसाला जो काली मिर्च होता है, काली मिर्च से उसका प्रिजर्वेशन किया करते थे, मतलब उसको सुरक्षित रखा करते थे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यही चर्चा किया गया, यहाँ पे मार्ग बताया गया। अब आगे क्या बताया गया, देखिए 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ठीक, उस्मानिया साम्राज्य होता है, उसने अधिकार कर लिया। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग भी तुर्कों के अधीन आ गया। देखिए जब इन्होंने अधिकार कर लिया कुस्तुनतुनिया पर, अभी आपको मैंने दिखाया कुस्तुनतुनिया कहाँ पर है, तो जो मार्ग है ये भी इनके संपर्क में आ गया। उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों से व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। अब जो यूरोप के व्यापारी थे इन्होंने मना कर दिया कि आप हमारे देश से होकर के व्यापार नहीं कर सकते। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमियो डियास ने 1487 ईस्वी में उत्तमासा अंतरिप को खोज निकाला, जिसे उसने तूफानी अंतरिप कहा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। दोस्तों ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।